नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। महाराष्ट्र मीडियातर्फे स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रीय सेवारत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षारत्न पुरस्कार, महाराष्ट्र आयडियल पुरस्कार वितरण सोहळा व नामदार समीर काजी यांचा नागरी सत्कार सोहळा। परभणी दिनांक 17 ऑगस्ट 2024 रोजी स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र मीडियाच्या वतीने विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 33 व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला आहे। त्यामध्ये 11 व्यक्तींना राष्ट्रीय सेवारत्न पुरस्कार, तर 11 जणांना राष्ट्रीय शिक्षण रत्न पुरस्कार आणि 11 जणांना महाराष्ट्र आयडियल पुरस्कार देण्यात आला। और आमदार विक्रम काळे यांच्या हस्ते दिनांक 17 ऑगस्ट 2024 रोजी दुपारी 2 वाजता मौलाना आझाद रिसर्च सेंटर औरंगाबाद येथे हा पुरस्कार देण्यात आला। या कार्यक्रमात नवनियुक्त महाराष्ट्र वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष नामदार समीर काजी यांचे जाहीर सत्कार करण्यात आला। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राध्यापक टी.पी. मुंडे, प्रांताध्यक्ष एकता सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र, प्रमुख अतिथी म्हणून एम.ए. शेख, माजी आमदार विधान परिषद महाराष्ट्र, तर अतिथी म्हणून हर्षल सरोदे, उद्योजक, ओलिडा पेंट्स प्रॉली नाशिक, प्रमुख पाहुणे म्हणून श्रीमती संगीताताई जामगे, साहित्यकार पुणे, शोभा बिराडे, निर्माता लघुपट चित्रपट बेटा प्रदेश में, ज्योति सदाशिव, उद्योजक, कोऑर्डिनेटर बुलढाणा, अनिल नरेडी, विदर्भ अध्यक्ष एकता संस्था, मतीन कांबले, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष एकता संस्था, प्राध्यापक डॉक्टर अशोक जोंधळे, ज्येष्ठ संगीतकार परभणी ची प्रमुख उपस्थिती होती। कार्यक्रमाचे आयोजक संयोजक आजमत खान, संपादक महाराष्ट्र मीडिया बालनपी यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। यावेळी विविध क्षेत्रात आपल्या जीवनातील उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल राष्ट्रीय सेवारत्न 2024 पुरस्काराचे मानकरी सरताज सिंह चहल औरंगाबाद, सूरज नागर उज्जैन मध्य प्रदेश, खवीम खान पठान परतूर जालना, संगीताताई जामगे गंगाखेड, शमीम खान पठान पुणे, सो मनीषा तिरंकर यवतमाळ, सीता एकदम एकनाथ कदम मुंबई, रिजवान शेख पुणे, कुमारी सनिका बोभाटे वर्धा, इजा अशरफ बेग परभणी, आजी नदीम इनामदार उस्मानाबाद। शिक्षण क्षेत्रात आपल्या जीवनातील उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल त्यांना शिक्षक रत्न 2024 पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। डॉक्टर शरदचंद्र वानखेडे देवास एमपी, प्राध्यापक डॉक्टर रमेश धोंडीराम राठोड बीड, मुबारक इमाम जमादार सांगली, प्राध्यापक अनुजा भालेराव हिंगोली, प्राध्यापक शेख अहमद औरंगाबाद, फैसल अफजल पटेल नाशिक, प्राध्यापक डॉक्टर संजय, प्राध्यापक डॉक्टर अजय अशोक जोंधळे जिंतूर, प्राध्यापक डॉक्टर फकीर मस्तान शाह गोंदिया, प्राध्यापक डॉक्टर जयदीप कोपरेकर हट्टा, रेशमा परिवहन सय्यद तक्खी परभणी, प्राध्यापक आरती प्रशांत गांगुर्डे पुणे। विविध क्षेत्रात आपल्या उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल महाराष्ट्र आयडियल 2024 पुरस्काराने सन्मानित डॉक्टर वसंतराव धाडवे वाशिम, सुरेश औचित्यराव हिवराळे अमरावती, वसंतराव बाबूराव आदमाने हिंगोली, विलास लक्ष्मण चौधरी औरंगाबाद, वैशाली साळवे परभणी, मोहम्मद अकबर परभणी, जमील युसुफ शाह धुळे, डॉक्टर नागेश वसंतराव देशमुख औरंगाबाद, सय्यद मोईन कॅप्टन परभणी, डॉक्टर काकासाहेब जगताप सोलापूर, शेख सरफराज परभणी यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे। परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत। जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन देर होने के बावजूद भी कार्यक्रम में जोश भर गया है। इतने सारे हमारे डायस पे विराजमान जो लोग हैं इनके हाथों से आपको बख्शिश दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप भविष्य में अच्छा काम करने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा। और अजमल भाई एक ऐसी चीज है, इनके खून में सोशल वर्क लिखा हुआ है। जब सोशल वर्क का नाम आता है या ब्लड डोनेशन का कैंप हो या गरीबों को कुछ हेल्प करना हो, किसी कहीं पे हज पे जाना हो, उनको मदद करना हो, तो अजमल भाई सबसे पहले आगे आते हैं और अजमल भाई के आगे आने से सब लोग उनको साथ देते हैं, जिससे जिन लोगों को जो मुकाम पे पहुंचना है वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। बच्चों का एजुकेशन हो, गरीबों की संस्था हो, कोई महिला बचत गट हो, हर प्रकार के समुदाय को हर प्रकार की मदद करने का उनमें उमंग में जोश है। ऐसे ही उमंग उनका हमेशा जोश कायम है। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने दोस्तों से समाप्त करता हूँ। आज के
प्रोग्राम के सदर और मेरे बड़े भाई माननीय आमदार विक्रम जी काले साहब और यहाँ पर मंच के ऊपर जो तशरीफ फरमा है विराजमान है प्राध्यापक अशोक जोंगले साहब, सरताज सिंह चहल साहब, संगीता जमगेताई, हरचरण सिंह गुलाटी साहब कांग्रेस अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष, जावेद खान साहब, मोहसिन हाजी पटेल साहब राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक अध्यक्ष, सौ ज्योतिताई और हमारे संभाजीनगर के जिला वक्फ अधिकारी अतीश और सामने बैठे हुए सभी मान्यवर हमारी बहनें और भाई। सबसे पहले तो आजमत खान साहब का मैं शुक्रिया बोलूँगा कि उन्होंने यहाँ पर बुला के मेरा सम्मान किया, इज्जत अफजाई की। और माफ़ी चाहूँगा, आपको मैंने घड़ी बताया, लेकिन आजमत साहब कैसे जैसा आपको समय दिया था और किसी को भी समय दिया होता है, वो भी लोग इंतजार करते रहते हैं। तो यह इंतजार में है कि हम मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए 5 तारीख को मेरा चयन हुआ। वैसे भी मैं 3 साल से सदस्य हूँ इस वक्फ बोर्ड का। और खालिद साहब मैं बताना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड का काम पिछले 2-3 साल में जो हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर रजिस्ट्रेशन, ये जो कामकाज का तरीका है ये काफ़ी इसमें बदलाव हुआ है। जैसे कि आजमन साहब ने अभी परभनी का उदाहरण दिया कि हमने 5 करोड़ रुपए की इनकम वहाँ की दरगाह से की है। तो आमदार साहब, जो आजमन साहब ने जो बोले कि परभनी की दरगाह से जो 5 करोड़ का इनकम वह बोर्ड ने किया है, तो असल में सालों से वहाँ का टेंडर निकल रहा था मैनुअल तरीके पे, और हर साल 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख में वो टेंडर जाता था और वहाँ पर फिर उसमें करोड़ों रुपए की लोग हेराफेरी करते थे। लेकिन हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी लाई और 2 साल से जो टेंडर 15 लाख में जाता था वो आज 2.5 करोड़ में जा रहा है, और ये सारे के सारे 2.5 करोड़ वक्फ बोर्ड के अकाउंट में। लास्ट ईयर हमारा इतना इनकम हुआ, इस ईयर भी हमारा उतना इनकम हुआ। और आजमत साहब आपने जैसा बोले कि ये पैसा जो है तो वहाँ पे डेवलपमेंट में नहीं लगा, लेकिन मैं आपके मन से वादा करता कि वो पैसा परभनी के डेवलपमेंट में लगा, कमिटमेंट आपको, ठीक है, वो पैसा दूसरी तरफ खर्च नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से जो हमारा हर इदारे का इनकम पिछले 3 साल में बढ़ा है। अभी हम लोगों ने जो है हर कामकाज के तरीके को डेवलप किया है। रजिस्ट्रेशन का जो मैटर था, पिछले 8 साल में जितने रजिस्ट्रेशन हुए उतने हमारे 2 साल में हजारों फाइल्स की पेंडेंसी थी जो आज सैकड़ों में आती है। तो 3 साल में मेंबर रह के हमारे जो पिछले जो चेयरमैन थे वजाहत मिर्जा साहब, उनके साथ मिल के सारे मेंबर के साथ मिल के आम लोगों को वक्फ बोर्ड के जरिए से जो राहत दे सकते थे वो पूरी दी है। अभी चेयरमैन होने के बाद मेरी जो पहली मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें भी काफ़ी हमने अहम सारे मेंबर्स को लेकर डिसीजन लिए हैं, जिसमें से अहम डिसीजन ये है कि जो लोग महाराष्ट्र भर से संभाजीनगर औरंगाबाद आते थे, ऑफिस में लाइन लगा के खड़े रहते थे, उनके काम होते नहीं थे, फाइल ढूंढना पड़ता था, वो अभी हमने टोटली हेड ऑफिस की एंट्री बंद की। हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिस पे हर आदमी का काम होगा और उस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिस को 15 दिन का टाइम बाउंड दिया है। कोई भी एप्लीकेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, एनओसी हो, स्कीम हो, वो एप्लीकेशन वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिस पे सबमिट करेगा और उस ऑफिसर को हमने 15 वर्किंग डेज का टाइम बाउंड दिया है कि 15 वर्किंग डेज में अगर वो काम करता है तो ठीक है, वरना उसको शो कॉज नोटिस दी जाएगी या उसको कारण बताना होगा कि ये क्यों लेट हुआ है। उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंसी काम के अंदर लाने के लिए सीसीटीवी और बायोमेट्रिक पूरे महाराष्ट्र के ऑफिस में बिठाने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद जो हमारे अभी
सबसे अहम महत्वपूर्ण काम जो हमने किया है अभी वक्फ बोर्ड ने पिछले 2 साल में, जो पूरे महाराष्ट्र को वक्फ बोर्ड चलाने के लिए हमदार साहब सिर्फ 27 लोग थे। तो हमने इस हुकूमत ने हमको 170 लोग रिक्रूटमेंट करने की पहली बार 70 साल में रिक्रूटमेंट की परमिशन मिली हमको गवर्नमेंट से। अजीत दादा पवार ने हमको इसमें बहुत सहकार्य किया, डिप्टी सीएम फडणवीस साहब, वो सीएम साहब, वो इनका पूरा सहकार्य रहा। 170 लोगों की परमिशन मिली, जिसमें से 60 लोग रिक्रूटमेंट किए हैं हमने, और पूरी पारदर्शिता के साथ IBPS कंपनी को काम दिया था, जिसमें 25 क्लास 1 ऑफिसर है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक क्लर्क होता था जिसके पास 4 डिस्ट्रिक्ट का चार्ज था, जिसमें आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्वतंत्र क्लास 1 ऑफिसर है। जो ऑफिसर देखो, बोर्ड अगर कितना भी स्ट्रांग है, चेयरमैन कितना भी स्ट्रांग है, उसके साथ अगर काम करने वाली टीम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो पॉलिसी बना के भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। इसलिए हमने सबसे पहला काम किया रिक्रूटमेंट का। जो मैं तो ठीक है अभी 2 साल बचे मेरे 2 साल, लेकिन ये हम ऐसा काम करके जा रहे हैं कि जिससे सालों तक लोगों को राहत मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण काम किया। अभी 120 का रिक्रूटमेंट अभी बाकी है, लेकिन अभी जो हमारे तिजोरी पे बोझा गिरा है, ये जो सैलरीज का 60 लोगों के, इससे थोड़ी इनकम बढ़ाएंगे। तो कल हमने वो एक डिसीजन उसमें महत्वपूर्ण लिया है कि जो 95 से पहले के किराएदार है हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर, जो 100, 200, 300, 400 रुपये किराया ले रहे हैं, उन लोगों को हमने उन लोगों के बारे में डिसीजन लिया है। सीओ को डायरेक्शन दी है कि उनको 15 दिन की नोटिस दी जाएगी और उनको 15 दिन का समय दिया जाएगा कि वो लीज रूल के मुताबिक अपना प्रस्ताव वक्फ बोर्ड को सादर करें, वरना उनके ऊपर 54 और 52A के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी और इन लोगों की सैलरी का जो बोझा है वो हम सहन कर सकेंगे। तो तुरंत दूसरे 120 का हम रिक्रूटमेंट का निकालेंगे, जिसमें से हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार मिलने का काम होगा। इस तरीके से हमारे पास कल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल आया था, क्रीड़ा मंत्रालय की तरफ से, एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पर बनने जा रहा है आमखास मैदान पे, जिसको 100 करोड़ रुपए का फंड है। उसकी मंजूरी हमने कल की मीटिंग में दी है। जो फुटबॉल का इंटरनेशनल स्टेडियम वक्फ बोर्ड की जगह में बनने जा रहा है, जिसकी टोटली मांग की वक्फ बोर्ड की रहने वाली है। तो ये भी बड़ा हमारे लिए प्रोजेक्ट है और इससे भी बड़ी इनकम सोर्स हमको मिलने वाली है। उसके बाद हमने कल की मीटिंग में जो डिसीजन लिया है, जो हमारा रिकॉर्ड है, अंदर साहब जब हमको कोई डिसीजन लेना होता है और जो काम की फाइल होती है हम सीईओ को मांगते हैं, वो फाइल ही गायब हो जाती है। तो जो रिकॉर्ड है वही मेन चीज है, उसके बिना वक्फ बोर्ड चल नहीं सकता। तो उस रिकॉर्ड को आधुनिकीकरण करने के लिए, एक एडवांस टेक्नोलॉजी में डालने के लिए हमने वो भी एक डिसीजन लिया है। जो एक फाइल अगर वहां से कुछ गायब होती है तो लास्ट टाइम वो कंप्यूटर से ऑपरेट किए बिना उसको कोई भी फाइल को हाथ में लगा सकता है। एक एडवांस एक मशीनरी आई है, फिजिकल फाइल स्कैनिंग में, तो लास्ट टाइम किसने फाइल निकाला था वो भी रिकॉर्ड उसके अंदर रहेगा। तो उसके लिए भी हमने कल सीईओ को डायरेक्शन दिए हैं। और ये सारा जो खर्च होने वाला है, ये पूरा गवर्नमेंट की शासन की जो बरकटीकरण का निधि है उसमें से होने वाला है। वक्फ बोर्ड की तिजोरी में कोई भी उसमें हानि पहुंचने वाली नहीं है। और एक महत्वपूर्ण डिसीजन है हमारा कल के मीटिंग का कि जो हमारी बेवा बहनें हैं, विधवा बहनें हैं और जो रिसर्च करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए वक्फ एक्ट के सेक्शन 77 में प्रोविजन है कि हम वक्फ फंड में से इनको रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप दे सकते या फिर हमारे बेवा बहनों को पेंशन दे सकते। तो इस तरीके का प्रोविजन वक्फ फंड से है, लेकिन वक्फ फंड में अभी इतना पैसा नहीं है हमारे कि हम उसमें से दे सकें। तो उसके लिए हमने कैश वक्फ का अकाउंट खोलने का भी प्रोविजन है, जो अभी तक वक्फ बोर्ड में नहीं था। वो कल हमने अकाउंट खोला है, जिसमें से हम ऐसी योजनाओं का जो तो लाभ देंगे। इसके लिए हमने एक समिति का गठन किया है, जिसमें हमारे सीईओ अध्यक्ष है और हाईकोर्ट के कोई भी एक सीनियर काउंसिल होंगे सदस्य। ऐसा 3 सदस्यीय समिति बनाई है। वो समिति का आह्वान हमको नेक्स्ट मीटिंग तक आएगा कि ये स्कीम हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए रिसर्च के लिए हम पैसा कैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे डिसीजंस हैं। और रजिस्ट्रेशन का जो मामला है वो हम 15 दिन के अंदर आपको घर बैठे मिलेगा, ऐसा हमने प्रोविजन किया है। 15 दिन के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में भी चक्कर मारने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन 15 दिन के बाद
रजिस्ट्रेशन का हमारा ऑनलाइन ऐप शुरू होने वाला है, जिसमें से आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें हर चीज़, जैसे हमारा पासपोर्ट बनता है तो उसके अंदर एक स्टेप्स होती है ना कि ये ऑफिसर आएगा, उसकी इंक्वायरी करना है, पुलिस, सारा कुछ ऑनलाइन, वैसे ही रजिस्ट्रेशन का हमारा हर चीज़ ऑनलाइन होगी। उसके अंदर स्टेटस चेक कर सकते हैं आप कि मेरा रजिस्ट्रेशन मस्जिद का, दरगाह का, ये क्या स्टेटस है। इस तरीके से सारी चीज़ें हम एडवांस करने के लिए जा रहे हैं। और भी चीज़ें आप लोग में से भी कोई हमको सजेशन दे सकता है कि वह बोर्ड को और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आमदार साहब जैसे भी लोग हैं हमारे पीछे, ये भी हमको हमेशा गाइडलाइन करते रहेंगे। इस तरीके से हम वह बोर्ड को जो भी एक्ट में प्रोविजन है, एज ए चेयरमैन मुझे जो अधिकार दिए गए हैं उसका इस्तेमाल मैं एक आम आदमी को, सबसे छोटे आदमी को इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इस पद को पूरा इंसाफ देने की कोशिश करूंगा। और मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी इज्जत अफजाई की, इसके लिए मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर टीम को, खासतौर से आजमत साहब को शुक्रिया कहता हूँ। मेरी बात को खत्म करता। एकता सेवाभावी संस्था परभणीच्या वतीनं 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन सोहळ्याच्या निमित्तानं विविध क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा पुरस्कार देऊन गौरव या ठिकाणी होणार आहे। त्याचबरोबर महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाच्या चेअरमनपदी ज्यांची निवड झाली ते आपल्याच मराठवाड्याचे सुपुत्र समीरजी काजी यांचा सुद्धा सत्कार या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। त्या प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले माननीय आमदार समीरजी काजी, परभणीहून आलेले आमचे सुप्रसिद्ध असे गायक, संगीतकार, नाटककार प्राध्यापक अशोक जोंधळे सर, त्याचबरोबर माजी CEO राहिलेले सरताजसिंह चहल, काँग्रेस अल्पसंख्याकचे उपाध्यक्ष हरचरण सिंह गुलाटी, छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष मोहसिनजी हाजी पटेलजी, परतूरून आलेले माजी नगर अध्यक्ष फहीम खान साहेब, वक्फ बोर्डाचे या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी श्री आतिक शेख, एकता सेवाभावी संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, या कार्यक्रमाचे आयोजक आमचे मित्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाचे अल्पसंख्याक विभागाचे उपाध्यक्ष अजमलजी खान, त्यांचे सर्व सहकारी आणि ज्यांना पुरस्कार या ठिकाणी वितरित होणार आहे ते सर्व पुरस्कारार्थी बांधव भगिनी, पत्रकार मित्र आणि फोटो काढणारे फोटोवाले मित्र सुद्धा। खरं म्हणजे एखादा कार्यक्रम एखाद्या वर्षी घेणं फार सोपं असतं, परंतु त्याच्यामध्ये सातत्य ठेवणं आणि दरवर्षी असा कार्यक्रम घेणं ही अत्यंत अवघड गोष्ट। आमचे मित्र अजमत खान हे गेल्या जवळपास 15 वर्षापासून सातत्याने करतायत आणि हा कार्यक्रम फक्त छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबादलाच होत नाही तर मुंबईला सुद्धा दरवर्षी आझाद मैदानावरील पत्रकार भवनामध्ये विविध सिने क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कलाकारांना प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावणं आणि त्यांच्याही प्रमुख उपस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातील शैक्षणिक, सामाजिक, कृषी, त्याचबरोबर लोकसेवा अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्यांचं चांगलं उत्कृष्ट कार्य आहे अशाचा शोध घेऊन एकता सेवाभावी संस्था सातत्याने त्यांना पुरस्कार देऊन त्यांच्या पाठीवरती कौतुकाची थाप टाकण्याचं काम करते। आणि म्हणून मी मराठवाड्यातल्या तमाम शिक्षक बंधू भगिनी कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं आजमत भाईंचं पहिल्यांदा मनापासून अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो की दरवर्षी अशा पद्धतीनं हा कार्यक्रम आपण घेता आणि समाजातल्या उत्कृष्ट लोकांच्या पाठीवरती कौतुकाची थाप टाकून त्यांना आपण प्रोत्साहित करता आणि या कामामध्ये आपल्या प्रोत्साहनामुळे अशा अनेकांना वाटतं की आम्हाला सुद्धा पुरस्कार मिळाला पाहिजे, त्या दृष्टीने सुद्धा
ही समाज जागृती करण्याचं काम एकता सेवाभावी संस्था या ठिकाणी करते, त्याबद्दल सुद्धा मी त्यांचं मनापासून स्वागत या ठिकाणी करतोय। आज सुवर्ण योग या निमित्तानं आपल्या मराठवाड्याचे सुपुत्र, बीड जिल्ह्याचे सुपुत्र, आमचे तरुण मित्र समीर काझी यांची सुद्धा महाराष्ट्र शासनानं या वक्फ बोर्डाच्या चेअरमन पदी नव्यानं कालच्या 5 ऑगस्टला नियुक्ती केलेली आहे। त्याबद्दल सुद्धा मी त्यांचं मराठवाड्यातल्या तमाम शिक्षक बंधू भगिनी, कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी शिक्षक संघ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाच्या वतीनं मनापासून हार्दिक अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी जी काही आपली पाऊलवाट आहे आणि आपण भविष्यामध्ये काय काय करणार आहोत याचा लेखाजोखा सुद्धा आपल्या समोर ठेवलेला आहे। त्यामुळे अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने वक्फ बोर्डाचं काम करण्याचं नियोजन त्यांनी या ठिकाणी केलं आणि विशेष म्हणजे परभणी येथील दर्ग्याला दरवर्षी मोठा उरूस भरतो, मोठ्या संख्येने लाखावरच्या वर भाविक त्या ठिकाणी येत असतात आणि म्हणून तिथली जी काही त्या ठिकाणी बोली होती ती सुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने करून लाखातलं उत्पन्न कोटीवरती नेण्याचं काम त्यांनी त्या ठिकाणी केलं आणि एवढंच नव्हे तर त्यातून जो काही महसूल मिळाला तो सुद्धा तिथंच खर्च केला जाईल, नव्हे तर अजून काही पैसे लागले तर वक्फ बोर्ड आणि शासन देण्यासाठी सुद्धा आम्ही त्या विभागाचा आमदार या नात्याने प्रयत्न करू, परंतु सर्वसामान्य जनतेला ही भौतिक सुविधा मिळाल्या पाहिजे ही त्यांची जी भावना आहे ती अत्यंत चांगली भावना त्यांनी या ठिकाणी ठेवलेली आहे। मी आपल्याला या निमित्तानं दुसरी सूचना करेन की आपल्या मराठवाड्यामध्ये निजाम राजवट होती, निजामकालीन राजवट असल्यामुळं तेव्हापासूनचं रेकॉर्ड बनवून सुद्धा काही वक्फच्या जमिनी काही मंडळींनी हडप करण्याचं काम केलेलं आहे, काही ठिकाणी अतिक्रमण करण्याचं सुद्धा काम केलेलं आहे। त्यामुळे या सगळ्या आपल्या मालकीच्या जमिनी आहेत, तेव्हा याचं रेकॉर्ड सुद्धा आपण त्या ठिकाणी तपासलं पाहिजे आणि हे जे काही रेकॉर्ड आहे त्या रेकॉर्डनुसार ज्या काही जमिनी आहेत त्या जमिनीवर आपला वक्फ बोर्डाचा ताबा घेऊन त्या ठिकाणी तारेचं कोण आपण कंपाऊंड करून जेणेकरून भविष्यामध्ये त्याच्यामध्ये कोणी अतिक्रमण करणार नाही आणि त्याच्यावरती ज्या जनतेसाठी काही सुख सुविधा आपल्याला उभा करता येतील का, किंवा जसं आपण म्हणालात की काही गाळे बांधून लोकांना ते भाड्यानं दिलं तर त्यातून एक उत्पन्न आपल्या वक्फ बोर्डाला त्या ठिकाणी मिळू शकतं, अशी योजना आपण भविष्यात आणण्याचं काम केलं तर त्याला राज्य सरकारचं सहकार्य लागलं तर आपला प्रतिनिधी या नात्यानं निश्चितपणानं आमचे अर्थमंत्री, आमचे नेते अजितदादा पवार साहेब यांच्याकडे तो शब्द टाकण्याचं काम आम्ही जरूरपणाने करू आणि तुम्ही आणि आम्ही मिळून हातात हात घालून या मराठवाड्याचा विकास कशा पद्धतीने होऊ शकेल या दृष्टिकोनातून आपण नक्कीच काम करू, ही पण ग्वाही मी या निमित्तानं देतो। आपलंही मनापासून हार्दिक अभिनंदन या ठिकाणी करतो आणि ज्यांना सत्कार सन्मान आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो। आमचे संगीताताई जामगे मॅडम यांनी सुद्धा सूर संगीताचे अत्यंत सुरेल असं पुस्तक या ठिकाणी लिहिलेलं आहे, तेही आपल्याला त्या ठिकाणी वाचायला मिळणार आहे, त्यामुळे त्यांनी आपले विचार या ठिकाणी ठेवले त्याबद्दल मी त्यांचंही मनापासून अभिनंदन या निमित्ताने या ठिकाणी करतो। उद्या रक्षाबंधन आहे, त्या निमित्तानं बहिणीला ओवाळणी घालण्याचं काम आपण करतोय आणि म्हणून महाराष्ट्र सरकारने एक प्रकारे आमच्या बहिणीला ओवाळणी दिलेली आहे। दरमहा 1500 रुपये या लाडक्या बहिणीसाठी नवीन योजना सुरू करण्याचं काम महाराष्ट्र शासनाने केलं आणि 2 महिन्यांची रक्कम ही 3000 रुपये आजच त्यांच्या खात्यावरती जमा करण्याचं काम आणि त्याचा शुभारंभ सुद्धा आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार एकनाथरावजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री आमचे नेते अजितदादा पवार साहेब यांच्या शुभ हस्तेमध्ये पुण्यामध्ये बालेवाडीमध्ये त्या ठिकाणी दुपारी संपन्न झालेला आहे। त्यामुळे हा फायदा एक खऱ्या अर्थानं आमच्या बहिणीला सक्षम करण्याचं काम, आमच्या महिलेला सक्षम करण्याचं काम, सगळ्याच महिला गरीब असताना सुद्धा कामाला जाऊ शकत नव्हत्या किंवा आजारपणामुळे त्या काम करू शकत नव्हत्या, त्यांना त्यांच्या नवऱ्यावर त्यांच्या कुटुंबावरही समोर राहू शकत होतं, त्यांच्या हाताकडे त्यांना बघावं लागत होतं, म्हणून काही तर उपाशी एक वेळचं जेवण मिळत नव्हतं, झोपावं लागत होतं। अशा कठीण परिस्थितीतून काही महिलांची गुजराण होत होती। आज त्यांना हक्काचा हे मानधन मिळणार आहे, कोणाच्या हाताकडे बघायचं काम राहणार नाही। दर महिन्याला 1500 रुपये अशा पद्धतीने त्यांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी जमा होणार आहेत, ते पैसे त्यांच्या सही शिवाय किंवा अंगठ्याशिवाय दुसरे कुणाला मिळणार नाही, ही सुद्धा जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने त्या ठिकाणी दिलेली आहे। त्यामुळे त्याचा फायदा या राज्यातल्या करोडो महिलांना त्या ठिकाणी होण्याचं काम नक्की होईल असा आशावाद सुद्धा या निमित्ताने मी या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा सत्कार मूर्तींचं मनापासून अभिनंदन या ठिकाणी व्यक्त करून मी आपल्या सर्वांची रजा घेतो आणि रक्षाबंधनाच्या सुद्धा आपल्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
मैं रुग्ण हक का जिला उपाध्यक्ष शेख सरफराज और मेरा समाज में काम है और इस काम की दखल देके जो कि रुग्ण हक में जो मरीज़ों के दवाखाने में जो सेवा रहती है उनका बिल खून ये वगैरह मिलने के लिए उसकी सेवा मैं करता हूँ और जिस भी पेशेंट का मुझे फ़ोन आता है तो मैं तत्पर उनका जाके सेवा करता हूँ। तो इस सेवा की दाखिल लेके मुझे अहमद खान सर ने आज अवार्ड जाहिर करे और उस जाहिर मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम रिसर्च सेंटर में जो आज मुझे पुरस्कार दिया गया है, तो इस बारे में मैं अहमद सर का और उनके पूरे टीम का आभारी हूँ। और मैं ये गवाही देता हूँ आपके परभनी चैनल न्यूज़ के कि कोई भी अड़ी अड़चन अगर आए तो मुझे कभी भी सेवा का मौका दीजिए। यही बात बोलकर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आज संभाजी नगर में जो है तो एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से आज जो है तो यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें आमदार विक्रम काड़े साहब और औक़ाफ़ मिनिस्टर समीर काजी साहब इनके हाथों आज हमको समाज रत्न पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र मीडिया की जानिब से। ये पुरस्कार जो है तो समाज में जो अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए जो खिदमत अंजाम देते हैं, उनके लिए ये पुरस्कार रखा गया था। और इस पुरस्कार में अजमत साहब ने औरंगाबाद में मुझे मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं अजमत साहब एकता सेवाभावी संस्था का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले मैं मराठवाड़ा शिक्षक आमदार आदरणीय विक्रम बप्पा काड़े साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरा इस पुरस्कार के लिए चयन करके सिफारिश की। उसी के साथ मैं एकता सेवाभावी संस्था के जो महाराष्ट्र मीडिया का मैं इनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये शिक्षण क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षण रत्न पुरस्कार मेरे को दिए। ये शिक्षण रत्न जब मुझे मिला मुझे इतनी खुशी हुई। और मैं पहले भी शिक्षण क्षेत्र में काम किया हूं। मैं एक स्कूल का हेडमास्टर हूं, 14 साल से मैं वहां पर काम करता हूं। और ये पुरस्कार मिलने के बाद मैं और जोश से मैं काम करूंगा। सामाजिक क्षेत्र हो या शैक्षणिक क्षेत्र हो, दोनों भी क्षेत्र में मैं और ज़्यादा उल्लेखनीय काम करने की कोशिश करूंगा। आपको जो शिक्षक जो रहता है ये समाज के लिए काम करता है। शिक्षक ये पीढ़ी न पीढ़ी बनाने का काम है। हर क्षेत्र में का काम अगर कोई करता है तो वो शिक्षक है। और शिक्षक के नाते में हर समाज को जोड़ने का काम और उसको भविष्य बनाने का जो काम है ये शिक्षक पेशे की तरफ से किया जाता है। आज मुझे पुरस्कार से और आज मुझे जो ये पुरस्कार मिला, ये मैं शिक्षण क्षेत्र में काम करा, मेहनत करा, उसका नतीजा है कि ये पुरस्कार मुझे मिला। इसलिए धन्यवाद। और इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। और ये पुरस्कार जो मिला इसके संयोजक का मैं सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।